अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। तीसरा यूनिट पढ़ रहे हिस्ट्री का अपन। उसके अंदर अपन खाली जगह जोड़ियाँ देख चुके थे। अब सवाल आता है मुनासिब वजह मुंतखब करके बयान मुकम्मल कीजिए। तो उसमें पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किले तामीर करने की पॉलिसी अपनाई, क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब लिखना है। 4 ऑप्शन आते हैं हमारे को, उसके अंदर से एक सही रहता है। तो उसका सही जवाब आएगा अपनी नवाबादियत की हिफाजत के लिए। उसके बाद में दूसरा नंबर है पुर्तगीज़ों के शुरुआती अहद में एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए तिजारत मुख्तलिफ ममालिक के ताजिर तिजारत के लिए गोवा आ सकते थे या गोवा में तिजारत कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इस अहद में पुर्तगीज़ों ने गोवा को एक आज़ाद बंदरगाह करार दे रखा था। नंबर 3, पुर्तगीज़ों ने शुमाली किनारे पर अपनी नवाबादियात कायम करने में कामयाब हुए। पुर्तगीज़ शुमाली किनारे पर अपनी नवाबादियात कायम करने में कामयाब हुए, क्यों? क्योंकि इस इलाके के राजा आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। चौथा है पुर्तगीज़ अपने जहाज़ दमन, वसई और गोवा के मकाम पर बनाया करते थे, क्यों? क्योंकि जहाज़ बनाने के लिए लगने वाली आला पैमाने की सागवान की लकड़ी यहाँ मुयस्सर थी। 5वां जुमला है चार्ल्स दुगम ने जजीरा मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, क्यों? क्योंकि इस जजीरे का कारोबार चलाने के लिए जितना खर्च होता था वहाँ से उतनी आमदनी नहीं होती थी। छठा जुमला है 1763 के बाद भारत में फ्रांसीसियों के असरात में कमी वाक़ हो गई, क्यों? क्योंकि तीसरी कर्नाटक जंग में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को मुकम्मल तौर से शिकस्त दे दी थी। उसके बाद सवाल आता है हमारे को हिस्ट्री के अंदर मुख्तसर नोट लिखिए। 2 नंबर के लिए एक नोट लिखने लगता है कि पहला नोट हमको आएगा पुर्तगीज़ों की जंगी पॉलिसी। ये क्या है? ये जो पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने कैसी जंगी पॉलिसी यहाँ पर अपनाई थी। तो पुर्तगाली मल्लाह वास्को डी गामा 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा। पुर्तगालियों ने अरब बहरिए को शिकस्त देकर भारत के साहिली इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। उन्होंने जुनूबी भारत की तमाम रियासतों में बाहम नाइत्तेफाक के झगड़ों का फ़ायदा उठाया। मगरबी साहिल पर उन्होंने अपनी नवाबादियत कायम की। पुर्तगालियों ने अपनी इन नवाबादियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किले तामीर किए। किलों के ज़रिए बैरूनी हमलों से अपनी नवाबादियत का हिफाजत करते और समंदरी रास्तों से इन किलों तक रसद पहुँचाते। यही पुर्तगालियों की जंगी पॉलिसी थी। उसके बाद दूसरा, पुर्तगीज़ों की तिजारत, यानी कैसी तिजारत करते थे, कौन सी चीज़ों की तिजारत करते थे, इसके ऊपर हमारे को नोट लिखना है। पुर्तगाली लोगों ने कालीकट के राजा जमोरन से पुर्तगाल के राजा के लिए भेजे गए ख़त में लिखा है कि हमारी रियासत दारचीनी, लौंग, सौंठ, काली मिर्च और जवाहर से मालामाल है और हमारी ख्वाहिश है कि हम आपसे सोना, चांदी और मूंगे जैसी अशिया हासिल करें। कालीकट और कुंवर से जाने वाला माल वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में फ़रोख्त किया और इस माल से उसने पुर्तगाल से भारत और भारत से पुर्तगाल वापसी के सफ़र के अखराजात से 60 गुना ज़्यादा कीमत वसूल की। यानी पुर्तगाली लोग जो यहाँ पर आए थे तो कालीकट के राजा जमोरन ने वास्को डी गामा के हाथों पुर्तगाल के राजा को एक ख़त लिखा था कि हमारी रियासत में मसाले यानी दारचीनी, लौंग, सौंठ वगैरह पैदा होते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम आपसे इसके बदले सोना चांदी लें। तो उन्होंने इस तिजारत से जो खर्च आया था वास्को डी गामा को, उससे 60 गुना ज़्यादा
मुनाफा हासिल किया था। उसके बाद तीसरा है गोदाम, वो जो गोदाम बनाते थे। अंग्रेज गोदामों के लिए वसी व रिच जगह हासिल करते थे। इनमें माल रखने के लिए ज़ख़ीरागाह, रिहायशी इमारतें और दफातर के लिए भी जगह होती थी। गोदामों पर अंग्रेज़ों का परचम लहराता था। गोदामों में बनाई जाने वाली ग़िज़ा में ब्रेड, गोश्त, चावल, दाल, चावल की खिचड़ी और अचार शामिल होते थे। अपने मुलाजिमीन की तफरीह के लिए कंपनी ने सूरत, कारवार, मछलीपट्टनम, पीतापोली, चेन्नई और मुंबई में बाग बना रखे थे। गोदामों का बराह रास्त कामकाज देखने वाले अंग्रेज़ों में ज़ेर तरबियत मुलाजिमीन, कारकुन और फैक्टर्स जैसे अहदेदार होते थे। ज़ेर तरबियत मुलाजिमीन से लेकर प्रेसिडेंट तक सारे मुलाजिम गोदाम के अहाते में ही रहते थे। खाने का इंतज़ाम भी यही होता था। कंपनी की जानिब से इन मुलाजिमीन को ममनुआ अशिया के अलावा कपड़ा, नील, मसाले, सीसा, मोंगे, ऊन, हाथी दांत वगैरह दीगर अशिया का ज़ाती कारोबार करने की इजाज़त हासिल थी। ये हो गया उनका तिजारत, गोदाम। उसके बाद में कर्नाटक की जंगे। कर्नाटक की जंगे, इस पर हमको नोट लिखना है। हाँ कर्नाटक के इलाके पर नवाबों की हुकूमत थी। नवाब के ख़ानदान वाले नवाब का इक़्तिदार हासिल करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसका फ़ायदा उठाकर बरतानवी और फ्रांसीसियों ने इस खाना जंगी के अंदर दखल अंदाजी की, जिसके ज़रिए फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंगें हुई। इसकी वजह से 1744 से 1763 के अहद में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 जंगें हुई। इन जंगों को कर्नाटक की जंग कहा जाता है। तीसरी जंग के अंदर फ्रांसीसियों को मुकम्मल शिकस्त दे देने की वजह से अंग्रेज़ों का भारत में मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो गया। उसके बाद में मुंदरजा झैल की वजूहात बयान कीजिए, है ना। वो दूसरा सवाल आएगा मुख्तसर नोट के बाद, मुंदरजा झैल की वजूहात बयान कीजिए। पहला जुमला उसमें आएगा, भारत के हुक्मरानों को कारताज लेना ज़रूरी होता था। इसकी वजह, पुर्तगीज़ों ने मगरिबी साहिल पर अपना नवाबादियत कायम कर रखी थी और बहरे हिंद पर अपने असरात कायम कर रखे थे। हिंदुस्तानी राजाओं को अगर बहरे हिंद में अपने जहाज़ भेजने होते तो पुर्तगीज़ों से कारताज एक इजाज़तनामा हुआ करता था, जो पुर्तगीज़ी लोग हिंदुस्तानियों को दिया करते थे। अगर परवाना ना हो पास में तो पुर्तगीज़ी लोग वो जहाज़ जो बिना परवाने के जाते थे या बिना कारताज के जाते थे, उनको ज़ब्त कर लिया करते थे। पुर्तगीज़ों के बहरी बेड़ा बहुत ताकतवर होने की वजह से आदिल शाही और कुतुब शाही जैसे हुक्मरानों को भी पुर्तगीज़ों से कारताज लेना ज़रूरी होता था। पुर्तगीज़ों के बहरी बेड़े का मुकाबला करने का किसी भी हिंदुस्तानी हुक्मरान में ताकत नहीं थी, इसलिए कारताज लेना उनको ज़रूरी था। दूसरी वजह जिसकी हम मुझे नहीं, दूसरा जुमला, पुर्तगीज़ों का मुकाबला करना भारतीय हुक्मरानों के लिए नामुमकिन हो गया था। वजह, अरबों का बहरी बेड़ा तबाह करने के बाद पुर्तगीज़ों ने भारत में मगरिबी किनारे पर अपनी नवाबादियत कायम करना शुरुआत की। जनूबी हिंदुस्तान के राजाओं में होने वाली आपसी झगड़ों और लड़ाइयों का फ़ायदा उठाकर पुर्तगीज़ियों ने अपनी आबादियों की हिफाजत के लिए किले तामीर किए। उनके ताकतवर बहरी बेड़े की वजह से वो दुश्मनों के बहरी बेड़ों को तबाह कर देते, उनके इलाकों को नेस्त नाबूद कर देते और किसी भी भारतीय हिंदुस्तानी हुक्मरान के पास अपना खुद का बहरी बेड़ा नहीं था।
पुर्तगीज़ों के ताकतवर बहरी बेड़े और उनकी जंगी पॉलिसी की वजह से और भारतीय हिंदुस्तानियों के आपसी लड़ाइयों की वजह से पुर्तगीज़ों से मुकाबला करना हिंदुस्तानी हुक्मरानों के लिए नामुमकिन हो गया। अब तीसरी वजह है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में गोदाम कायम करने का फैसला लिया। वजह, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में गोदाम कायम करने का फैसला लिया, क्योंकि जहाज़ों को मशरकी मुल्कों की जानिब भेजना, वहाँ अपना माल फ़रोख्त करके हासिल होने वाले पैसे और साथ भेजी गई रकम से खुसूसी तौर पर मसाले ख़रीदना, उन्हें इंग्लैंड ले जाकर फ़रोख्त करना और नफ़ा कमाना ईस्ट इंडिया कंपनी के इब्तदाई कामों की नौइयत थी। उस ज़माने के जहाज़ चूँकि बातबानों पर चलते थे, इसलिए उन्हें साल के एक मखसूस और मुतय्यना वक्त में अपने वतन से निकलना और मुतय्यना वक्त में ही अपने वतन में वापस होना पड़ता था। यही वजह थी कि माल ख़रीदना, उसे फ़रोख्त करना बड़ा परेशान कुन और पेचीदा अमल बन गया था। जिस वक्त माल की कीमत कम होती, उसे उसी वक्त ख़रीद कर माल को जमा करके रखने के लिए मुस्तकिल जगह हासिल करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़रूरी था। इंग्लैंड से दिसंबर ता अप्रैल के दरमियान रवाना होने और फिर भारत में अपना कारोबार मुकम्मल करके अगले साल जनवरी तक वापस इंग्लैंड जाने के लिए कम से कम 9 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 13 महीने दरकार होते थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में माल की खरीद व फरोख्त और उसे ज़ख़ीरा अंदोज़ करने के लिए गोडाउन कायम करने का फ़ैसला किया। उसके बाद अगला सवाल आता है कि अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। एक जुमला दिया हुआ रहता है, उस पर हमको अपने ख़यालात का इजहार करना पड़ता है। जैसे इसमें एक जुमला दिया है कि तमाम मज़हब वालों के लिए पुर्तगीज़ों की पॉलिसी लिबरल या रवादाराना नहीं थी। अब इस पर अपने को अपने ख़यालात का इजहार करना है। ये 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। पुर्तगीज़ों ने अपनी नवाबादियाती इलाकों में ईसाई मज़हब का प्रचार किया और दीगर मज़हब वालों को जो इबादत गाहें थी वो बांधने, तामीर करने और उनकी दुरुस्ती करने पर पाबंदी लगा दी। दीगर मज़हब के मानने वालों को उनके मज़हबी तरीके से इबादत और उनके त्यौहार वगैरह मनाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मकामी ज़बान बोलने वालों के लिए बोलने की इजाज़त नहीं थी। नौकरी हासिल करने के बदले धर्म तब्दील करना पड़ता था। इस तरह से दीगर मज़हब वालों के साथ पुर्तगीज़ों की जो मज़हबी पॉलिसी थी वो रवादाराना पॉलिसी नहीं थी, ऐसा मालूम होता है। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपी ममालिक ने हिंदुस्तान में अपनी नवाबादियत कायम की। इसका ऊपर अपने ख़यालात का इजहार करना है कि 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपी ममालिक भारत में आए और अपनी नवाबादियत कायम की। यूरोपी ममालिक के पास बहरी बेड़ा था और एक ही वक्त में 20 जहाज़ बहरे हिंद के किनारे खड़े रखते थे। 3 से 4 हज़ार फ़ौजी उतार उस बहरी बेड़े पर रहा करते थे। उन फ़ौजियों के ज़रिए वो कभी भी हमला कर देते थे और उनके जहाज़ों पर तोपें हुआ करती थी। शिवाजी को छोड़कर भारत के किसी भी हुक्मरां के पास अपना खुद का बहरी बेड़ा नहीं था और हिंदुस्तानी राजाओं और नवाबों में आपसी तनाज़ात थे, जिसकी वजह से आपसी खाना जंगियाँ होते रहती थी। यूरोपी ममालिक अपनी जंगी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तानी राजाओं और नवाबों से ज़्यादा ताकतवर और होशियार थे। कुछ हिंदुस्तानी राजाओं ने यूरोपी ममालिक को खुद मदद की और अपने हुकूमत के अंदर दखल अंदाजी करने का मौका दिया, जिसकी वजह से 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपी ममालिक अपनी नवाबादियत हिंदुस्तान में कायम करने में कामयाब हो सके। उसके बाद सवाल आता है 5 नंबर के लिए, दर्ज झैल सवाल जवाब मुफस्सिल लिखिए। उसमें पहला सवाल है,
कि भारत में पुर्तगीज़ों ने अपनी नौआबादियत कहाँ कहाँ कायम की। उसका जवाब हम लिखेंगे कि पुर्तगीज़ों ने भारत में दर्ज झैल मकामात पर अपनी नौआबादियत कायम की। नंबर 1, पुर्तगीज़ों ने अपने बहरी बेड़े का इस्तेमाल करके अरबी बहरी बेड़ों का खात्मा कर दिया और भारत के समंदरी किनारों पर अपने असरात कायम कर लिए। नंबर 2, अपने बहरी बेड़े की ताकत पर उन्होंने साहिली किनारे पर अपनी नौआबादियत कायम करना शुरू कर दिया। 1608 ईस्वी तक भारत के मगरबी साहिल पर दीव, दमन, चौल, गोवा, मुनावर, गांगुली, बसरवर, मैंगलोर, कन्वर, कोडनिंगलोर, कोची और कोलम में भी पुर्तगालियों ने अपनी नौआबादियत कायम कर ली। इसी तरह चौथा पॉइंट आएगा, इसी तरह मशरकी साहिल पर भी नागापट्टनम, मेलापुर और बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी नौआबादियत कायम कर ली। मशरकी इलाकों में पुर्तगालियों की हुकूमत की राजधानी गोवा थी। उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि डच हुकूमत ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से इख्तियारात दिए थे। उसका जवाब लिखेंगे, 1602 ईस्वी में विलंदेजी कंपनियों ने एक साथ मिलकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। विलंदेजी हुकूमत ने इस कंपनी को मशरकी ममालिक के साथ कारोबार करने की इजाज़त दी। इस इजाज़त के तहत कंपनी को मुलाजिमीन का तकर्रुर, गोदाम कायम करने, किले तामीर करने, सिक्के ढालने, मशरकी मुल्कों के साथ जंग या मुआहदा करने के हुकूक हासिल थे। कंपनी ने इसके लिए गवर्नर जनरल को नामजद किया। 17वीं सदी के वस्त तक कंपनी ने अफ्रीका के मशरकी साहिल से लेकर जापान तक नौआबादियत कायम की और गोदाम कायम किए। इनमें मौजूदा मोज़म्बिक, जनूबी अफ्रीका, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, ताइवान, चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया भी शामिल थे। इसके बाद सवाल है कि डचों ने दुनिया में अपनी नौआबादियत और गोदाम कहाँ कहाँ कायम की। उसका जवाब है, डचों ने दुनिया में दर्ज झैल मकामात पर अपनी नौआबादियत कायम की। बर-ए-आज़म अफ्रीका में मोज़म्बिक, दक्षिण अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, यमन, इराक, ईरान वगैरह मकामात पर उन्होंने अपनी नौआबादियत कायम की। बर-ए-आज़म एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और भारत के दीगर मकामात पर उन्होंने अपनी नौआबादियत कायम की। या वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के मशरकी ममालिक पर भी डचों ने अपनी नौआबादियत कायम की। गोदाम, डचों ने दर्ज झैल मकामात पर अपने गोदाम तामीर किए। जनूबी भारत में मछलीपट्टनम, पीतापोली, पोलिकत, तिरुपापोली, पोरत, कारीकुल, चिचिन, सोराठट्टा, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, खंबाइत, सूरत, नागापट्टनम शहरों में गोदाम तामीर किए। विजयनगर की सरकारी इजाज़त के साथ उन्होंने पीलीकत और नागापट्टनम में किले तामीर किए। आगे चलकर विलंदेजियों ने पुर्तगालियों को शिकस्त देकर कूची, कोडनिग्लोर, कंवर और कोलम के किलों पर भी कब्जा कर लिया। कूची के राजा से मुआहदा करके विलंदेजियों ने काली मिर्च बरामद करने का हक हासिल कर लिया। अगला सवाल है अपना, डचों ने हिंदुस्तान में अपने असरात किस तरह कायम किए। उसका जवाब हम थोड़ा तफसील में लिखेंगे कि 1602 ईस्वी में विलंदेजी कंपनियों ने एक साथ मिलकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। विलंदेजी हुकूमत ने इस कंपनी को मशरकी ममालिक के साथ तिजारत करने की इजाज़त दी। इस इजाज़तनामे के साथ कंपनी को मुलाजिमीन का तकर्रुर, गोदाम तामीर करने, किले तामीर करने, सिक्के ढालने, मशरकी ममालिक के साथ जंग या मुआहदा करने के हुकूक हासिल थे। कंपनी ने इसके लिए गवर्नर जनरल को नामजद किया। 17वीं सदी के वस्त तक कंपनी ने अफ्रीका के मशरकी साहिल से लेकर जापान तक अपनी नौआबादियत कायम की। विलंदेजियों ने गोदामों के लिए इमारतें तामीर की, उनकी हदबंदी की और उन गोदामों की हिफाजत के लिए तोपें नस्ब करना शुरू कर दी। विलंदेजियों के मुलाजिम तबके में मकामी लोग भी शामिल थे। विलंदेजियों ने मछलीपट्टनम, पीतापोली, सूरत, नागापट्टनम में गोदाम तामीर किए।
विजयनगर की सरकारी इजाज़त के साथ उन्होंने पीलीकत और नागापट्टनम में भी किले तामीर किए। आगे चलकर विलंदेजियों ने पुर्तगालियों को शिकस्त देकर कोची, कोडनिग्लोर और कोलम किलों पर भी कब्जा कर लिया। कोची के राजा से मुआहदा करके विलंदेजियों ने काली मिर्च बरामद करने का हक हासिल कर लिया। 17वीं सदी की शुरुआत में विलंदेजियों का बहरी बेड़ा निहायत मजबूत था। इस बहरी बेड़े में किसी भी मुश्किल वक्त में भारत के साहिल पर 20 जहाज़ों 3 से 4 हज़ार फौजी उतारने की सलाहियत थी। मुग़ल बादशाह और कुतुबशाही जहाज़ों को भी विलंदेजियों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। इजाज़त न लेने की सूरत में जहाज़ जब्त कर लिया जाता था।